दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी के बीच में अगला एपिसोड लेके आए हैं, तो चलिए साथ में मिलके सुनते हैं। अब चैनल पर कोई नया आए हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जो हम लोग वीडियो डालेंगे कहानी का आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 3। इधर सिसोदिया निवास में भी दोपहर के खाने पर गौरी के बीमार होने की खबर चर्चा का विषय बना हुआ था। दमयंती और सुनैना ने बारी बारी से सुभद्रा जी से गौरी के बारे में जानकारी ली थी। हालांकि दमयंती का मन था कि एक बार शिव भी गौरी से बात करके उसके हालचाल ले लेता, पर शिव तो खाना अधूरा छोड़कर ही वहां से चला गया था और ये बात सुनैना जी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम देखते हैं कि अगर शिव यही कहीं आसपास हो तो वो भी जरा दो बोल गौरी से बोल ले, गौरी को भी अच्छा लगेगा। सुनैना जी अपनी जगह से उठकर बाहर गार्डन की तरफ निकल आई थी। सामने ही शिव दिखाई पड़ भी गया था उन्हें, पर इससे पहले कि वो शिव को कुछ कह पाती, शिव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में उनकी परछाई देख ली और वो बिना उनकी तरफ मुड़े हुए सीधे उठकर वहां से चला गया। उफ, आप भी ना शिव, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं कभी कभी। बेचारी बच्ची से अगर आप दो बोल भी लेते तो कौन सी आपकी तौहीन हो जाती, पर नहीं, आपने तो वही करना है जो आपने अपने मन में सोच रखा है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं शिवराज, कि अगर आप हमारे बेटे हैं तो हम भी आपकी मासा है। हम भी देखते हैं कि आप कब तक इस रिश्ते से और अपनी होने वाली पत्नी से दूर भागेंगे। नैना जी शिव को वहां से जाते हुए देखकर मन ही मन सोचते हुए बोली। इसी कश्मकश में 2-3 दिन और निकल गए थे। गौरी और शिव अलग अलग रहने के बावजूद भी एक दूसरे को एक ही बात पर मनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिश थी एक दूसरे के साथ अपनी आने वाली पूरी जिंदगी बिताने की। पर जितना ही वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते, उन्हें उनकी जिंदगी और भी उलझती हुई नजर आने लगी थी। फिर एक शाम चौहान्स हाउस, जिसका नाम नील कमल था, वहां महंगे सजावटी सामानों से सजे हुए लिविंग रूम में रखा हुआ लैंडलाइन फोन बजी जा रहा था, पर उसके आसपास कोई उसे उठाने वाला नहीं था। ओफो, जा घर में अगर कमला ना हो तो जा घर को कोई काम टाइम से हो ही ना सकता है गो। रसोई घर से दौड़ती भागती कमला अपने हाथों को अपने आंचल से पोंछती हुई लिविंग रूम में बज रहे फोन की तरफ चली गई। हेलो, कमला बोलू से, कौन से और किससे बात करनी से? झांसी के छोटे से गांव की कमला ना तो झांसी की बुंदेलखंडी भूल पाई थी और ना ही दिल्ली में रहकर चौहान्स की मारवाड़ी सीख पाई थी। अक्सर उसके बोलने के अंदाज में दोनों कल्चर्स का मिला जुला पुट दिखाई दिया जाता था। खम्मा गणी कमला बाई साहब, हम सुनैना बोल रहे हैं, हमें सुभद्रा मासा से बात करनी है। सुनैना जी का डाउन टू अर्थ नेचर उन्हें सिसोदियाज में बिल्कुल अलग बनाता था। हाय हाय मालकिन, आप मुझ जैसी छोटी नौकरानी से इतने कायदे से बात करोगी तो फिर कहूँ मैं खुद को मैं सच में बड़ी मालकिन की छोटी बहन ना समझ लूं। कमला अपनी बकबक में ये भूल गई थी कि सुनैना बड़ी बेसब्री से सुभद्रा माँ से बात करने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, अब आप हमारी बात मासा से तो करवा दीजिए, सुनैना अधीरता से बोली। जी मालकिन साहब, बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं बड़ी मालकिन जल्दी बुलाकर ला रही हूँ। कमला ने फोन का रिसीवर अलग रख दिया और दौड़ पड़ी वो सुभद्रा मासा के कमरे की तरफ। बड़ी मालकिन, सुनैना मालकिन साहब थारा इंतजार कर रही है फोन पर। हाफती दौड़ती कमला ने सुभद्रा जी के कमरे में जाकर धीरे से कहा। सुभद्रा जी अपनी तेज आंखों से कमला को घूरते हुए जल्दी जल्दी चलते हुए लिविंग रूम में एक और रखे रिसीवर को रिसीव करने बैठ गई। कमला सहमी नजरों से सुभद्रा जी के पीछे पीछे चल दी थी। जी, जैसा आप उचित समझे सुनैना जी, आप हमें बस अपने आने की इत्तला करवा दीजिएगा, पूरा नील कमल आपके स्वागत सत्कार के लिए प्रस्तुत हो जाएगा। फोन पर सुभद्रा जी के मुंह से फूल झड़ रहे थे उस समय। अब ठीक है सुभद्रा मासा, बाकी की सारी बातें हम वहीं आकर कर लेंगे, बस आप इस रविवार की शाम को हमारा इंतजार कीजिए। आपसे मिले हुए भी हमें बहुत समय बीत गया है, इस बार हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। और हाँ सुभद्रा मासा, हम बस आपसे मिलना चाहते हैं तो कृपया करके कोई विशेष व्यवस्था मत करवाइएगा, हमें आपके सामने सहज होने में मदद मिलेगी। सुनैना जी ने आत्मीयता से कहा।
सुभद्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, जैसा आप चाहे सुनैना। सुभद्रा जी भी सुनैना की बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। कमला, कमला! सुभद्रा जी की तेज आवाज किचन में काम कर रही रानो की कानों तक पहुंच रही थी, पर पता नहीं है कमला कहाँ थी, क्यों नहीं सुन पा रही थी सुभद्रा जी की आवाज को। जी दादी सा, आपने बुलाया? रानो सुभद्रा जी के सामने दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़ी थी। आपका नाम कमला कब से हो गया? सुभद्रा जी बिना पीछे पलटे ही उनके पीछे खड़ी रानो से बोली। रानो बोली, जी वो दादी सा, आप काफी देर से बुला रही थी कमला काकी को, तो फिर मैं। रानो डर गई थी कि कहीं अब सुभद्रा जी गुस्सा ना हो जाए उससे। यही तो हैरानी की बात है, आप हमारी आवाज सुनकर दौड़ी चली आई और ये कमला अभी तक हमारे सर पर ही खड़ी थी, और अब जब हमें उसकी जरूरत थी तो ऐसे गायब हो गई जैसे यहाँ थी ही नहीं। सुभद्रा जी ने गुस्से से इधर उधर देखते हुए कहा, काकी को कुछ काम होगा दादी साहब, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको सही लगे तो। रानो ने सर झुकाए ही सुभद्रा जी से कहा। रानो का अपने लिए आदर और मन में थोड़ी सी हिचक देखकर सुभद्रा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। रानो, हम आपको क्या और जागीरदारों की तरह जल्लाद या फिर जालिम लगते हैं जो अपने मातहतों का खून पीने को तैयार रहते हैं हमेशा? सुभद्रा जी गहरी नजरों से रानी की तरफ देखकर बोली, नहीं दादी साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोलते हुए रानो अब भी दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़ी थी। तो फिर आप हमारे सामने कुछ भी कहने से इतना डरती क्यों हैं? आप हमारे लिए बिल्कुल हमारी गौरी की तरह ही है। सुभद्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, दादी साहब, आपने मुझे अपना कर इस हवेली में सर छुपाने की जगह देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसके लिए तो मेरे शरीर का रोम रोम आपके आदर सम्मान से नत है। अच्छा ठीक है, अब आप हम पर इतना एहसान समय तो कभी सामने नहीं आती, और बाद में ऐसे दिखाएंगी कि पूरे नील कमल की देखभाल का भार इन्हीं के नाजुक कंधों पर है। सुभद्रा जी मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। ओहो दीदी, आप मान भी जाओ। रानो गौरी के कमरे में उसे अपने साथ बाजार चलने के लिए मना रही थी, तो गौरी ने कहा, रानो आप समझती क्यों नहीं, हमें नहीं जाना है कहीं भी, और हमारे पास पहले से इतनी सारी ड्रेसेस है, हम वही नहीं पहन पाते तो नई खरीद कर क्या करेंगे? तो आपके पास है ना ये नई नई ड्रेसेस, मेरे पास तो वही गिनती का इक्का दुक्का कपड़ा है। रानो ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा और उदासी का झूठा चोला ओढ़कर बैठ गई। ओफो रानो, आप भी हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी, नॉट गुड। हाँ, हम बता दे रहे हैं आपको। गौरी ने रानो के चेहरे को अपनी उंगलियों में फंसाकर ऊपर उठाते हुए कहा, तो फिर मान जाओ ना जीजिया, और ज्यादा नहीं पर 2 ही तो ड्रेसेस खरीद कर खूब सारी मस्ती करेंगे, और हाँ, वो शिव पानी पूरी वाले के खट्टे मीठे पानी पूरी और सेव पूरी भी खाकर आएंगे। रानो गौरी को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसा कह गई थी कि जिससे एक पल को सच में मुस्कुरा रही गौरी के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। ओ सारी जीजिया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। रानो को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अनजाने में ही गौरी के सामने शिव का जिक्र हो गया था और गौरी अंदर से बेचैन हो गई थी, और उसकी ये बेचैनी उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। आखिर कौन सा वो दर्द है जो शिव के नाम से गौरी के दिल में उठता है? आखिर क्या होगा जब शिव और गौरी आएंगे आमने सामने? क्या सच में अब वो दोनों इस शादी के लिए होंगे तैयार? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 4। रानो को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अनजाने में ही गौरी के सामने शिव का जिक्र हो गया था और गौरी अंदर से बेचैन हो गई थी, और उसकी ये बेचैनी उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। कोई बात नहीं रानो, हम समझ सकते हैं। गौरी ने रानो के गाल को प्यार से छूते हुए कहा और कहा, हमें 2 मिनट दो, हम अभी तैयार होकर आते हैं। और हाँ, अब हमारे लिए इतना भी मत सोचना कि हम तैयार होकर बाहर आ जाएं और तुम स्टैचू बनी यहीं खड़ी रहो। जाओ और जाकर रेडी हो जाओ।
गौरी बाथरूम के दरवाजे से आधी बाहर निकलकर हंसते हुए बोली, अरे मैं तो आपसे भी जल्दी तैयार हो जाऊंगी दीदी, बस 2 ही मिनट देओ, अभी ना ही रहे। रानो जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। जीजी सा, ये काम आप जीजा सा के साथ भी मिलकर कर सकती थी ना। हम कितनी इम्पोर्टेंट वीसी छोड़कर आए हैं और आप हमें यहाँ वहाँ हर दुकान की सैर कराई जा रही है। बाजार की भीड़ भाड़ वाली तंग गलियों में यहाँ वहाँ दमयंती के साथ भटकते हुए शिव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ओफो शिव, कपड़ों की खरीदारी कोई एक जगह से करने वाली थोड़ी ना होती है। जब तक अलग अलग दुकानों पर जाकर देखेंगे नहीं, तब तक लेटेस्ट फैशन और कलर का पता कैसे चलेगा हमें। दमयंती अपने भाई की इस बौखलाहट का पूरा मजा ले रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग भी कोई चीज होती है ना जीजी, उससे ज्यादा चॉइस तो आपको पूरी मार्केट की सैर करने के बाद भी नहीं मिलेगी। शिव अपने आप को सड़क पर चल रही उस भीड़ के रेले से टकराने से बचाते हुए चलता जा रहा था। भाई साहब, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें समझ नहीं आता, दिखाते कुछ और है और हाथ में थमाते कुछ और है। अपनी आंखों से देखकर संतुष्ट होकर खरीदारी करने में ना मजा ही कुछ और है। दमयंती पर अपने छोटे भाई की दलीलों का कोई खास असर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा था। प्लीज जीजी, किसी एक दुकान पर तो टिक जाइए, अब हम इससे ज्यादा और चक्कर नहीं लगा सकते इस कंजस्टेड मार्केट की। शिव अपने आसपास की भीड़ और चिल्लपो को देखकर सुनकर परेशान हुआ जा रहा था। अच्छा ठीक है, इस वाली शॉप पर कुछ ढंग का कलेक्शन दिख रहा है, चलो यहीं पर चलते हैं। दमयंती ने सामने की एक बड़ी सी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा और शिव के साथ अंदर चली गई। ओह फाइनली द वेट इज ओवर, शिव ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा और दमयंती के साथ साड़ी के काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया। दमयंती अपने लिए साड़ियां देखने में बिजी हो गई थी और शिव अपने फोन को निकालकर उसमें जरूरी मेल्स चेक करने लगा था। दमयंती उसे कोई साड़ी देखने के लिए कहती तो वो बस हाँ हूँ करके फिर से अपने काम में लग जाता। टिफ, आप शॉपिंग में हमारी हेल्प करने आए हैं या फिर आपको यहाँ भी अपनी इन मेल्स को चेक करना है? दमयंती ने हल्के से खींचते हुए कहा। ओहो जीजी, आप जानती है ना, हमें ये सब ना ही पसंद है और ना ही इन सब की कोई समझ है। हम आपको क्या बता सकते हैं? कहा था ना आपसे कि या तो आप जीजा सा के साथ आइए या फिर मासा के साथ, पर नहीं, आपको तो आज हमारे साथ ही शॉपिंग करनी है। शिव भी हरी पीली लाल नीली साड़ियां देख देख कर उकता गया था। दमयंती बुरा सा मुंह बनाकर सामने पड़ी हुई साड़ियों को बीमन से देख रही थी। अरे जीजी, अच्छा ठीक है, देखते हैं हम कुछ अच्छा सा आपके लिए। शिव ने दमयंती को मनाने के लिए कहा और साड़ियों के ढेर में से एक येलो कलर की बॉर्डर वाली साड़ी निकालकर दमयंती को पकड़ा दी और कहा, ये लीजिए, इसे ट्राई करिए। दमयंती भी खुश होकर उस साड़ी को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। शिव भी अब इधर उधर देखकर टाइम पास करने लगा था कि अचानक से सामने लगे हुए मिरर में उसे कोई नजर आया। उसे लगा कि शायद ही उसकी नजरों का धोखा है और उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली। पर कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जानी पहचानी सी हंसी उसके कानों में टकराई। उसकी नजरें एक बार फिर से सामने लगे मिरर से जा टकराई। आखिर उस हंसी को वो कैसे भूल सकता था, जिसे पहली बार सुनने के बाद फिर वो कभी भूल ही नहीं पाया था। शिव और गौरी अपनी नियति से अनजान और एक दूसरे की उपस्थिति से अनजान उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। दमयंती शिव की पसंद की हुई साड़ी को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जा चुकी थी और शिव टाइम पास करने की गरज से इधर उधर देखने लगा था। उसके बगल में ही लगे हुए आईने में उसे एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया था, जो निश्चित रूप से उसके पीठ के पीछे बने हुए दूसरे काउंटर पर खड़े हुए कस्टमर्स का ही था। शिव उस धुंधले साए को एक बार अपने मन का वहम समझकर टाल भी देता, पर कुछ ही सेकंड्स बाद एक हुई सी हंसी उसके कानों में पड़ी और एक बेसख्ता से लापरवाही सी हंसी शिव के होठों पर सज गई थी और अनायास ही उसकी नजरें उस हंसी की तरफ घूम गई। आईने में जिसकी परछाई दिखी थी उसे उसके सच में होने के ख्याल से ही शिव बेचैन हो गया था। दिल कह रहा था कि आगे बढ़ो शिव और थाम लो अपनी जिंदगी का हाथ, जो तुम्हें जीना सिखा देगी, हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुराना सिखा देगी, तुम्हारी बेरंग हो चुके इस दिल को अपने खूबसूरत प्यार के रंगों से भर देगी। पर दिमाग कह रहा था कि
दूर हो जा उस मासूम की जिंदगी से, जिसके साथ जुड़कर तू सिर्फ उसे गम के खजाने और आंसुओं का सैलाब देगा। तेरा उसके साथ होना ठीक उस श्राप की तरह होगा कि तू उसकी तरफ जब भी कदम बढ़ाएगा, उसकी जिंदगी की हर खुशी पत्थर में तब्दील हो जाएगी। चला जा यहाँ से दूर, दूर हो जा उसकी नजरों से। तुझे कोई हक नहीं है कि तू उसके चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी की तरह बेनूर कर दे। शिव गौरी की नजरों से बचकर वहां से जाने ही वाला था कि एक बार फिर उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी और उसके आगे बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए। ट्रायल रूम से बाहर निकल रही दमयंती की टक्कर गौरी से हो गई थी, जो खुद एक दूसरे ट्रायल रूम में जाकर अपनी ड्रेस को ट्राई करने जा रही थी। आज हम महादेव से कुछ और भी मांगते तो हमें पूरा विश्वास था कि महादेव हमें वो भी दे देते। दमयंती जी भर के गौरी को प्यार से निहारते हुए बोली, खम्मा खड़ी जीजी। इस अचानक हुई भिड़ंत से हड़बड़ाई गौरी के हाथ अपने आप ही दमयंती के सामने उनके अभिवादन में जुड़ते चले गए थे। ये हाथ मत जोड़िए आप हमसे, आप तो हमारे गले लग जाइए, हम तभी आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। दमयंती ने खुद ही आगे बढ़कर गौरी को गले से लगा लिया था। दमयंती का ये प्यार सम्मान गौरी पहले भी कई बार महसूस कर चुकी थी, जब वो अपनी जया जीजी सास से मिलने सिसोदिया निवास जाती थी या फिर नील कमल में ही कोई फंक्शन होता था तब। पर तब दमयंती उससे उसकी भाभी साहिब की छोटी बहन के हिसाब से मिलती थी, और आज तो वो एक बार फिर से खुद ही दमयंती की भाभी साहिब बनने जा रही थी। उसे बहुत अटपटा लग रहा था और शायद इसीलिए जितनी गर्माहट से दमयंती ने उसे अपने गले लगाया था, गौरी की तरफ से सिर्फ औपचारिकता भर पूरी की गई थी, और इस बात को दमयंती भली प्रकार से समझ भी रही थी। दमयंती गौरी से अलग हुई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ अकेली आई है भाभी साहिब? दमयंती भी गौरी को फिलहाल भाभी कहने में हिचक रही थी। नहीं जीजी साहब, रानो आई है हमारे साथ। गौरी को अपनी बेरुखी पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। आखिर जो कुछ भी उसके दिल की हालत हो रही थी, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे थे, उन सब में दमयंती जीजी सा की तो कोई गलती नहीं थी। क्या होगा जब शिव और गौरी आएंगे आमने सामने? आखिर क्यों दोनों इस शादी से खुश नहीं थे? आखिर सुभद्रा जी गौरी को लेकर इतनी परेशान क्यों थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।